Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty CTBT. तो हम जानेंगे Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty के बारे में. Russia had recently suggested the possibility of withdrawing its ratification of the Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty not to resume nuclear testing but to align with United States. रशिया ने भी हाल ही में सजेस्ट किया है पॉसिबिलिटी को कि वो विड्रॉ कर लेंगे जो रटिफिकेशन उन्होंने किया था कंप्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी का. वो रिज्यूम नहीं करेंगे न्यूक्लियर टेस्टिंग को लेकिन अलाइन करेंगे यूनाइटेड स्टेट को ही. सीटीबीटी जो है ये आपका एक ग्लोबल ट्रीटी है जिसको अडॉप्ट किया गया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा 1996 में. कब किया गया था इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा किया गया था ये भी, जिसका मकसद था प्रोहिबिट करना सारे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को मिलिट्री या पीसफुल पर्पस के लिए. लेकिन ये जो है फोर्स पे नहीं आया इनकम्प्लीट रेटिफिकेशन प्रोसेस के कारण, बहुत सारे कंट्री के द्वारा, इस कारण ये फोर्स पे नहीं आ सका. कंप्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी जो ओरिजिन था सीटीबीटी कंप्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी का, इसको ट्रेस किया जा सकता है जो आर्म रेस से स्टार्ट हो गया था यूनाइटेड स्टेट और सोवियत यूनियन के बीच में उस समय से, जो कि कंडक्ट कर रहे थे बहुत सारे न्यूक्लियर टेस्ट को 1945 से 1996 के समय पे, जिसके कारण एक कंसर्न रेज हुआ एनवायरमेंटल और हेल्थ इंपैक्ट को लेकर रेडियो एक्टिव फॉलआउट के कारण. वेरियस अटेम्प्ट टू लिमिट न्यूक्लियर टेस्टिंग वर मेड इंक्लूडिंग द लिमिटेड न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी इन 1963 which prohibited test in atmosphere, outer space and underwater but allowed underground testing. बहुत सारा अटेम्प्ट लिया गया ताकि लिमिट किया जा सके न्यूक्लियर टेस्टिंग को, जिसमें कि लिमिटिंग न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी जो था 1963 में वो कहा गया, जो कि रोकता था टेस्ट को एटमॉस्फेयर, आउटर स्पेस और अंडर वाटर पे, लेकिन ये अलाउ कर दिया अंडरग्राउंड टेस्टिंग को. सीटीबीटी को स्टैब्लिश किया गया 1996 के समय पे ताकि लगाया जा सके कंप्लीट बैन को एक्सप्लोजिव न्यूक्लियर टेस्टिंग के लिए, जो एडवांटेज था रिड्यूस करने के लिए जियो पॉलिटिकल टेंशन को जो एंड हुआ था कोल्ड वॉर उसके कारण. इसके एडॉप्शन के बाद कुछ कंट्रीज ने कंडक्ट किया न्यूक्लियर टेस्ट को, जैसे कि भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, ये सारे कंट्री ने उसके बाद टेस्ट किया था. ये जो ट्रीटी था इसको रेटिफिकेशन की आवश्यकता थी 44 स्पेसिफिक कंट्री की जिनके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, जिनमें से 8 जो है जैसे कि चाइना, इजिप्ट, इंडिया, ईरान, इजराइल, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट, इन सब की. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाटर मिल. तो हम जानेंगे वाटर मिल के बारे में, ये क्यों न्यूज पाया, ये है क्या. साइंटिस्ट जो है वो कंडक्ट कर रहा है रिसर्च को वाटर मिल को लेके. ये वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट है जो कि एक्सप्लोर किया जाएगा इसके पोटेंशियल को एक सोर्स के रूप में न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन के लिए एस्ट्रोनॉट के लिए. तो ये जो है क्या फायदा इसका होगा ये आपको पता चल गया. ये जो स्टडी है इसको कंडक्ट किया गया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईएसए के द्वारा ईएसटीसी टेक्निकल सेंटर पे नेदरलैंड के. ये इन्वॉल्व करता है जो सब्जेक्टिंग वाटर मिल है उसको हाइपर ग्रेविटी कंडीशन पे ताकि इसका उपयोग किया जा सके ईएसए के लार्ज डायमीटर सेंट्रीफ्यूज एलडीसी पे, जो कि रेप्लिका है ग्रेविटी लेवल जहां पे जो है 20 टाइम्स आपका है अर्थ का. द रिसर्चर प्लेस वाटर मिल सैंपल इन स्पेसिफिकली डिजाइन बॉक्सेस इक्विप्ड विद एलईडी लाइटिंग टू मिमिक नेचुरल सनलाइट and subjected them to hypergravity condition within the LDC. After 2 weeks of experimentation, they will examine the water mill plant and conduct chemical analysis on solid pellet extract to understand how hypergravity affect their growth and development. और जो रिसर्चर है उन्होंने प्लेस किया वाटर मिल के सैंपल को स्पेसिफिकली डिजाइन बॉक्सेस में जो कि इक्विप्ड है एलईडी लाइटिंग से, जो कि हूबहू कॉपी करता है नेचुरल सनलाइट का, और ये सब्जेक्टेड है हाइपर ग्रेविटी के कंडीशन पे जहां पे एलडीसी प्रेजेंट है. 2 वीक के बाद एक्सपेरिमेंटेशन के एग्जामिन किया जाएगा वाटर मिल प्लांट को और कंडक्ट किया जाएगा केमिकल एनालिसिस को सॉलिड पैलेट जिसको कि एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, और तब समझा जाएगा कि किस तरीके से हाइपर ग्रेविटी अफेक्ट करता है ग्रोथ और डेवलपमेंट को. वाटर मिल जिसको कि हम जानते हैं इसके टाइनी साइज और फ्लोटिंग हैबिटेट के कारण वाटर बॉडीज में ये ऑफर करता है एक यूनिक सब्जेक्ट को रिसर्चर के लिए. इनके सिंप्लिसिटी और रैपिड ग्रोथ रेट के कारण इसमें कमी है रूट की, स्टेम की, लिप्स की, उसके बावजूद भी ये एक आइडियल कैंडिडेट है. इसको स्टडी किया जाता है, इसका इफेक्ट है अल्टर ग्रेविटी का प्लांट के डेवलपमेंट में. इस कारण वाटर मिल जो है ये सिर्फ साइंटिफिकली इंट्रूगिंग ही नहीं है बल्कि इसका प्रैक्टिकल बेनिफिट भी है. ये जो है प्रोलिफिलिक प्रोड्यूसर है ऑक्सीजन का फोटोसिंथेसिस के माध्यम से, और ये आपका एक रिच सोर्स है प्रोटीन का. थाईलैंड में इसका उपयोग किया जाता है लोकल डाइट के रूप में, जनरेशन से चला आ रहा है, तो ये इस कारण भी इंपॉर्टेंट है. आप देख सकते हैं कैसा दिखता है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एशियाटिक वाइल्ड डॉग टाइगर को एग्जिस्टेंट.
तो जो एशियाटिक वाइल्ड डॉग टाइगर के को एग्जिस्टेंस की बात कही गई है, जानेंगे इसके बारे में हम। A recent study conducted by Assam Manas National Park had revealed that coexistence and potential cooperation between Asiatic wild dog, Dholes and tiger are influenced by factors such as prey availability and habitat sustainability. एक जो रिसेंट स्टडी कंडक्ट किया गया कहाँ पे, तो असम के मानस नेशनल पार्क के पास। तो मानस नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है असम में। इसमें पाया गया कि को एग्जिस्टेंस और जो पोटेंशियल कॉपरेशन है एशियाटिक वाइल्ड डॉग, ढोलेज और टाइगर के बीच में, ये इन्फ्लुएंस करता है जो फैक्टर है जैसे कि प्रे का अवेलेबिलिटी हो गया, हैबिटेट का सुटेबिलिटी हो गया उसके ऊपर। ढोलेज जो है वो इंडेंजर स्पीसीज है और ये जो है सिर्फ पाए जाते हैं पैक लिविंग कैनिड में इंडिया के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पे। तो ये कैसे स्पीसीज है इंपॉर्टेंट हो जाता है जो एशियाटिक वाइल्ड डॉग या ढोलेज है। ये जो स्टडी है ये रिवील करता है कि जो पॉजिटिव रिलेशनशिप है दोनों ही स्पीसीज के बीच में हैबिटेट यूज को लेके, ये अनएक्सपेक्टेड फाइंडिंग सजेस्ट करता है कि जो फैक्टर है जैसे कि ओवरलैपिंग प्रे अवेलेबिलिटी और हैबिटेट सुटेबिलिटी, ये मदद करता है को एग्जिस्टेंस में और साथ साथ कोऑपरेटिव बिहेवियर में दोनों ही ढोलेज और टाइगर के लिए। ढोलेज आर वाइल्ड डॉग नेटिव टू एशिया, और जो आपका ढोलेज है एशियाटिक वाइल्ड डॉग ये नेटिव है एशिया के लिए। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN ने लिस्ट किया है ढोलेज को इंडेंजर कैटेगरी पे। तो किस कैटेगरी में ये IUCN का रेड लिस्ट में आता है इंपॉर्टेंट है। सिर्फ जो है आपका 1000 से 2000 एडल्ट इनके है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एशियाटिक वाइल्ड डॉग ढोलेज स्पीसीज को वो कैसे दिखता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केन बेटवा रिवर लिंकिंग। तो हम जानेंगे केन बेटवा रिवर लिंकिंग के बारे में। पहले भी इस टॉपिक को हम लोगों ने कंसीडर कर रखा है। केन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट KBLP, a major irrigation project in India, has recently secured its final forest clearance after 6 years. जो केन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट है जो कि एक मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट है भारत का, इसको अभी हाल ही में मिल गया है इसका फाइनल फॉरेस्ट क्लियरेंस 6 ईयर के बाद। केन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट इज a river interlinking project that aims to transfer surplus water from the Ken River in Madhya Pradesh to Betwa in Uttar Pradesh. This project is the first under the National Perspective Plan for Interlinking of River. तो किस किस स्टेट का ये प्रोजेक्ट है, कहाँ का, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो केन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट है ये आपका रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है जिसका मकसद है ट्रांसफर करना सरप्लस वाटर को। जो केन रिवर है मध्य प्रदेश का, कहाँ का, मध्य प्रदेश का केन रिवर, और बेटवा रिवर कहाँ का, उत्तर प्रदेश का, वहां पे। ये जो प्रोजेक्ट है ये पहला है नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के अंतर्गत जो कि इंटरलिंक कर रहा है रिवर को। केन बेटवा लिंकिंग प्रोजेक्ट का मकसद है कि इरिगेट किया जाए जो ड्रोन प्रोन बुंदेलखंड रीजन है उसको। ये जो डैम है इसको बिल्ड किया जाएगा विद इन पनामा टाइगर रिजर्व, और ये जो है जनरेट करेगा 103 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को भी। ये आप देख सकते हैं इसके लोकेशन को जो कहा गया है मैप बेस, अगर क्वेश्चन आए तब आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इस कारण। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओवर 70 स्कीम अंडर EP4। तो जो आपका इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट 4 है इसके अंतर्गत 70 स्कीम है। तो जानेंगे इसके बारे में हम है क्या क्या हाईलाइट है उसको ब्रीफली समझने की कोशिश करेंगे। इंडियन आर्मी ने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है जो आपका फोर्थ फेज था इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट का EP4 को। ये जो प्रोक्योरमेंट है इसको किया गया है एड्रेस करने के लिए क्रिटिकल कैपेबिलिटी गैप को, स्पेशली नॉर्थन बॉर्डर के पास। इंडियन एयरफोर्स ने कंक्लूड किया है 64 कॉन्ट्रैक्ट को EP4 के अंतर्गत। जो इंपॉर्टेंट हाईलाइट है EP4 प्रोक्योरमेंट का, जैसे कि वेपन सिस्टम, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, इंटेलिजेंस, रिकंसनेंस एंड सर्विलेंस, ड्रोन एंड काउंटर ड्रोन, कम्युनिकेशन एंड नॉन कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, सर्विलेबिलिटी एंड ट्रेनिंग। ये कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट है EP4 प्रोक्योरमेंट के जिसको इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हांगजाओ एशियन गेम 2022। तो जो आपका हांगजाओ एशियन गेम है 2022 का, इसके बारे में हम जानेंगे और इसका जो नोटेबल फीचर्स है सब कुछ हम कंसीडर करेंगे। India achieved a historical milestone of the Hangzhou 19th Asian Game with a record-breaking medal haul of 107 medals, including 28 gold, 38 silver and 41 bronze. The game was delayed due to the COVID-19 pandemic. तो ये आपको पता चल गया क्यों 2022 इसमें लिखा हुआ है। भारत ने अचीव किया एक हिस्टोरिक माइलस्टोन को हंगजाओ 19 एशियन गेम के दौरान। इसने रिकॉर्ड ब्रेकिंग मेडल जो है 107 मेडल भारत ने जीता है, जिसमें 28 गोल्ड है, 38 सिल्वर है और 41 ब्रॉन्ज है। ये जो गेम है ये डिले हो गया था कोविड-19 पेंडेमिक के कारण। क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है इस ईयर के गेम का, इसके बारे में हम जानेंगे। फीचर्स और जो डिस्क्रिप्शन है उसको अच्छे से समझेंगे। टोटल मेडल की अगर हम बात करें तो भारत ने सिक्योर किया है टोटल 107 मेडल को, जिसमें कि 28 गोल्ड है, 38 सिल्वर है और 41 ब्रॉन्ज है। इंडिया का ये बेस्ट है एशियन गेम्स में। इंप्रूव रैंकिंग की अगर हम बात करें तो इंडिया का जो परफॉर्मेंस है वो एलिवेट करता है इसके रैंक को। भारत जो है वो 4th प्लेस में है, चाइना, जापान और साउथ कोरिया के बाद। पहले भारत जो था वो 8th प्लेस में था 2018 के एशियन गेम के दौरान। एथलेटिक एक्सीलेंस, नीरज चोपड़ा का जो गोल्ड मिला है जेवलिन थ्रो पे, टोटल 29 मेडल्स है जिसमें कि 6 गोल्ड है एथलेटिक्स पे।
हिस्टोरिक बैडमिंटन विन, तो हिस्टोरिक बैडमिंटन विन हुआ है। तो जो आपके सत्यराज रेड्डी एंड चिराग शेट्टी है, उन्होंने सिक्योर किया है भारत के लिए पहला एशियन गेम डबल्स गोल्ड को बैडमिंटन में। ट्रायम्फेंट हॉकी टीम, जो मैन हॉकी टीम है, उन्होंने जीता है गोल्ड को और सिक्योर किया था डायरेक्ट क्वालिफिकेशन को ओलंपिक के लिए नेक्स्ट ईयर में। साथ साथ जो इंप्रेसिव परफॉर्मेंस था आर्चरी, शूटिंग और बहुत सारे स्पोर्ट में, ये दर्शाता है अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन को, अदर स्पोर्ट्स अचीवमेंट। इसके अलावा जो दूसरे स्पोर्ट्स का अचीवमेंट है, तो भारत का जो मेडल टैली है वो एक्सपेंड करता है 3 डिसिप्लिन पे, जैसे कि रोलर स्केटिंग, सेलिंग, टेबल टेनिस, रोलिंग एंड इक्वेस्टेरियन स्पोर्ट हो गया। इसके अलावा जो फीचर्स था इस साल के एशियन गेम का, तो ई स्पोर्ट को इंट्रोड्यूस किया गया इस साल के एशियन गेम्स के दौरान। ई स्पोर्ट्स ऑफिशियली debuted as an official event at the Asian Game 2022, featuring 7 top titles including League of Legends and involving team from over 30 countries. Gold medal were awarded for each game. तो जो ई स्पोर्ट है इसको ऑफिशियली डिब्यूट किया गया एक ऑफिशियल इवेंट के रूप में एशियन गेम 2022 में। ये फीचर्स करता है 7 टॉप टाइटल्स को, जो कि इंक्लूड करता है लीग ऑफ लीजेंड को भी। साथ साथ ये इन्वॉल्व करता है जो टीम्स है ओवर 30 कंट्रीज के। गोल्ड मेडल जो है वो दिया गया है हर एक टीम के हर एक गेम के लिए। नंबर ऑफ स्पोर्ट की अगर हम बात करें तो मेडल्स वेर कंटेस्टेड अक्रॉस 61 डिसिप्लिन इंक्लूडिंग नॉन ओलंपिक स्पोर्ट्स सच एज कबड्डी, सेपल टेली क्रिकेट, गो बोर्ड गेम एंड न्यू कमर्स लाइक ब्रेकिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग एंड ई स्पोर्ट। जो मेडल है ये दिया गया आपका 61 डिसिप्लिन के लिए कॉन्टेस्ट किया गया था, जिसमें आपका नॉन ओलंपिक स्पोर्ट हो गया कबड्डी, सेपल टैक्रो, क्रिकेट, गो बोर्ड गेम और जो न्यू कमर है जैसे कि आपका ब्रेकिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और ई स्पोर्ट हो गया। मोटो क्या था? मोटो जो था एशियन गेम 2023 का वो आपका था हर्ट टू हर्ट एट द रेट फ्यूचर। नेक्स्ट एशियन गेम की अगर हम बात करें तो 20th एशियन गेम विल बी हेल्ड इन जापान इन 2026 इन द सिटी ऑफ नागोया। तो कब होने वाला है, कहाँ होने वाला है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो 20th एशियन गेम है ये आपका जापान में होगा 2026 में। कहाँ पे? तो जो सिटी आपका नागोया का वहां पे। अब हम एशियन गेम के बारे में जान ले। एशियन गेम ऑल्सो नोन एज एशियाड इज a मेजर continental multi-sport event held every 4 years featuring athletics from across Asia. The game were initially regulated by the Asian Game Federation from 1951 to 1978. Since 1982, they have been organized by Olympic Council of Asia after the dissolution of the AGF. These games are recognized by the International Olympic Committee and are considered the second largest multi-sport event globally following the Olympic game. जो एशियन गेम है जिसको कि हम एशियाड के नाम से भी जानते हैं, ये आपका एक मेजर कंटिनेंटल मल्टी स्पोर्ट इवेंट है जो कि हर एक 4 साल पे होता है। ये दर्शाता है एथलीट को अलग अलग प्लेसेस के एशिया के। ये जो गेम है इसको इनिशियली रेगुलेट किया जाता था एशियन गेम फेडरेशन एजीएफ के द्वारा 1951 से 1978 तक के लिए, लेकिन 1982 में इसको ऑर्गेनाइज किया जाने लगा ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के द्वारा, जब डिसॉल्व कर दिया गया था एशियन गेम फेडरेशन को। उसके बाद से ये जो गेम है इसको रिकॉग्नाइज किया गया है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा और कंसीडर किया जाता है कि ये सेकंड लार्जेस्ट मल्टी स्पोर्ट इवेंट है पूरे विश्व में ओलंपिक गेम के बाद। वाई इजराइल इज नॉट इंक्लूडेड इन द एशियन गेम? क्यों इजराइल को नहीं इंक्लूड किया गया एशियन गेम में? तो इजराइल हैज बीन excluded from the game since 1976. The reasons cited are being due to security reason. Israel requested to participate in the 1982 game, but the request was rejected by the organization due to Munich massacre. इजराइल को एक्सक्लूड किया गया था गेम से 1976 के समय के बाद से ही। रीजन दिया गया था सिक्योरिटी का। इजराइल ने रिक्वेस्ट किया था पार्टिसिपेट करने के लिए 1982 के गेम पे, लेकिन रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया गया था ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा म्यूनिच मैसेकर के कारण। India held the first and 9th edition of the Asian Game in New Delhi in 1951 and 1982 respectively. India is consistently ranked in the top 10 in medal tally, except in 1990s game. India has won at least 1 gold medal in all the Asian Game held till now. भारत जो है उसने पहला और 9th एडिशन जो था एशियन गेम का न्यू दिल्ली पे 1951 और 1982 पे होस्ट किया था। इंडिया जो है वो कंसिस्टेंटली रैंक कर रहा है टॉप 10 में मेडल टैली पे। सिर्फ 1990 के गेम्स को अगर हम छोड़ दे तो भारत ने जीता है कम से कम 1 गोल्ड मेडल को सारे ही एशियन गेम में जो अभी तक हुआ है। भारत के द्वारा जो इनिशिएटिव लिया गया स्पोर्ट्स के लिए, तो भारत जो है वो सपोर्ट कर रहा है इनिशिएटिव जो है, जैसे कि आपका टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम TOPS हो गया, खेलो इंडिया स्कीम हो गया, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग कैंप, फॉरेन एक्सपर्ट और फॉरेन एक्सपोजर ट्रिप हो गया एथलीट के लिए, इंडिविजुअलाइज सपोर्ट जो किया जा रहा है टॉप एथलीट को, जैसे कि नीरज चोपड़ा हो गया, सत्यराज रेड्डी और अदर्स हो गए जो उनको इंडिविजुअल सपोर्ट किया जा रहा है। ये सारा भारत के द्वारा इनिशिएटिव लिया जा रहा है। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.